आपने लास्ट टाइम उबर बुक कब की थी? आपने ऐप खोला, पिन लगाया और जस्ट 30 सेकंड्स के अंदर ड्राइवर मैच भी हो गया, इतना तेज। बट कैसे? जस्ट थिंक व्हाट जस्ट हैपेंड इन दोस 30 seconds. The app had to find your exact location, calculate ETS, or scan all the drivers that are nearby, not sending you the same driver as the person next to you, all in under those 30 seconds. आज हम एग्जैक्टली वही देखेंगे, ऊबर का कंप्लीट सिस्टम डिजाइन बिल्कुल प्रोडक्शन ग्रेड, रियल टेक्नोलॉजी जैसे एक्चुअली काम करती हैं। बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द स्केल, बिकॉज दिस इज नॉट अ स्मॉल ऐप। उबर के नंबर्स देखो पहले। 150 प्लस कंट्रीज, 10,000 प्लस सिटीज में ऑपरेट करता है। 5 मिलियन एक्टिव ड्राइवर्स हैं जो रियल टाइम जीपीएस पिंग कर रहे हैं। 20 मिलियन प्लस ट्रिप्स, वो भी सिंगल डे। 40 के रिक्वेस्ट आती हैं पीक टाइम पे, 1 सेकंड में। सोचो हाउ डिफिकल्ट टू हैंडल। 99.99% अप टाइम एसएलए, मतलब एक साल में सिर्फ 52 मिनट्स का डाउन टाइम ही अलाउड है। Building a app at this scale is not building a normal app. देखो, there are different strategies for everything. कम्युनिकेशन, लोकेशन, कॉन्करेंसी, एवरीथिंग के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हाई लेवल आर्किटेक्चर ऑफ उबर, माइक्रो सर्विसेज कैसे कम्युनिकेट करती हैं, अबाउट एपीआई गेटवे, सर्विस मैश, नियर बाय ड्राइवर्स कैसे फाइंड होते हैं यूजिंग जियो हैश, राइड मैचिंग कैसे होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक्स कैसे काम करते हैं यूजिंग रेडिस, ओटीपी जनरेशन कैसे होती है, एंड द मेन वाई इट्स इंपॉर्टेंट, डबल चार्ज कैसे रोका जाता है, काफका द मेन इवेंट बस ऑफ उबर, एंड लास्ट वी विल कवर अबाउट स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, उबर 40,000 रिक्वेस्ट पर सेकंड कैसे हैंडल करता है, बिल्कुल प्रोडक्शन ग्रेड। तो लेट्स गो। लेट्स स्टार्ट विद द आर्किटेक्चर। 2010 में जब उबर स्टार्ट हुआ था, वो एक सिंगल मोनोलिथिक नोड.जेएस एप्लीकेशन था। बाय 2016 दे हैड स्प्लिट इनटू 3 माइक्रो सर्विसेज, बट आज इनके पास 2000 प्लस माइक्रो सर्विसेज हैं। Each one is independently deployed, independently scaled and independently failing without destroying the other service. देखो, अगर अब द क्वेश्चन इज वाई। अगर मोनोलिथिक एप्लीकेशन में पेमेंट सर्विसेज स्लो है, तो वो पूरा ऐप ही स्लो हो जाता है, क्योंकि सब कुछ एक ही जगह पे है। बट इन द माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, जो हमारा करंट आर्किटेक्चर है, इसमें अगर पेमेंट सर्विस स्लो है या उसमें कुछ इशू है, तो वो बाकी सर्विसेज पे कोई इफेक्ट नहीं डालती, बाकी ऐप सब कुछ वैसे ही चलता है। द मेन सर्विसेज दैट उबर रन्स आर, फर्स्ट इज ट्रिप सर्विस। ये ट्रिप का पूरा लाइफ साइकिल मैनेज करती है। ट्रिप कब क्रिएट हुआ उससे एंड होने तक ऑल द थिंग्स ऑफ द ट्रिप आर मैनेज्ड बाय द ट्रिप सर्विस। सेकंड इज डिस्पैच सर्विस। ये एक ब्रेन है, ये राइडर और ड्राइवर को आपस में मैच करती है। थर्ड इज ड्राइवर सर्विस। इसमें ड्राइवर की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसकी रेटिंग। फोर्थ इज राइडर सर्विस। ये राइडर की प्रोफाइल मैनेज करती है, उसके पेमेंट मेथड क्या है, उसकी प्रेफरेंसेस क्या है। द फिफ्थ वन इज पेमेंट सर्विस। ये पूरा पेमेंट फ्लो हैंडल करती है सिस्टम का। रिफंड, चेकआउट, ड्राइवर पे आउट, ऑल द पेमेंट इंफॉर्मेशन इज हैंडल बाय द पेमेंट सर्विस। द फिफ्थ सिक्स्थ इज नोटिफिकेशन सर्विस। ये नोटिफिकेशन का काम करती है, एसएमएस, ईमेल, इनपुट नोटिफिकेशन, इन ऐप नोटिफिकेशन, ऑल दिस हैंडल बाय दिस। द लास्ट इज मैप्स एंड ईटीएस सर्विस। ये राउट देखती है, ईटीएस कैलकुलेट करती है, सर्च जोन आइडेंटिफाई करती है। यहाँ पे हर सर्विस के पास अपना डेटाबेस है, कोई शेयर डेटाबेस नहीं है। मतलब इट फॉलोस डेटाबेस पर सर्विस पैटर्न। अगर किसी सर्विस को दूसरी सर्विस का डेटा चाहिए, तो वो डेटा डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती, उसको एपीआई कॉल करनी पड़ेगी। इसको अच्छे से समझो, एग्जांपल से देखते हैं। अगर पेमेंट सर्विस को ड्राइवर सर्विस का डेटा चाहिए, तो वो डायरेक्टली ड्राइवर सर्विस के डेटाबेस से उसका डेटा एक्सेस नहीं कर सकती। इंस्टेंट पेमेंट सर्विस एक ओवर द नेटवर्क ड्राइवर सर्विस को कॉल करेगी। ड्राइवर सर्विस अपने डेटाबेस से वो डेटा निकालेगा एंड ओवर द नेटवर्क पेमेंट सर्विस को डेटा देगा। इट कॉल्स द डेटाबेस पर सर्विस पैटर्न। ऑल द ट्रैफिक फ्रॉम द राइडर ऐप एंड द ड्राइवर ऐप कम्स टू द एपीआई गेटवे। एपीआई गेटवे को ऐसे समझो, ये हमारे सिस्टम का फ्रंट डोर है। जो भी रिक्वेस्ट आएगी इससे होकर ही अंदर जाएगी। एपीआई गेटवे के 4 काम हैं। फर्स्ट इज ऑथेंटिकेशन। इसको देखना है भी अगर जेडब्ल्यूटी टोकन वैलिड है या नहीं। अगर नहीं, 401 एरर, काम यहीं खत्म हो गया। सेकंड इज रेट लिमिटिंग। कोई भी यूजर 1 मिनट में 100 रिक्वेस्ट से ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। इट्स नेसेसरी फॉर द डीडोस प्रोटेक्शन। थर्ड इज राउटिंग। मतलब ट्रिप सर्विस की रिक्वेस्ट ट्रिप सर्विस पे राउट हो, पेमेंट सर्विस की रिक्वेस्ट पेमेंट सर्विस पे राउट हो। ये राउटिंग का काम भी एपीआई गेटवे ही करता है। फोर्थ इज इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझो। एसएसएल टर्मिनेशन भी यही होती है। अंदर प्लेन एचटीटीपी चलता है बिकॉज इट्स फास्टर। इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एचटीटीपी एसएसएल टर्मिनेशन का मतलब है भी एस खत्म हो जाता है, अंदर प्लेन एचटीटीपी ही चलता है। देखो, हमने पब्लिकली सिर्फ हमारा एपीआई गेटवे ही एक्सपोज किया हुआ है। ये हमारी जो भी सर्विसेज हैं ये इंटरनल हैं।
हम इनको पब्लिकली एक्सपोज नहीं कर रहे। अगर हम इनके अंदर भी HTTPS ट्रैफिक चलते हैं तो हमें हर सर्विस पे सर्टिफिकेट मैनेज करना पड़ेगा। वी विल ऐड द कॉस्ट एंड मल्टीपल थिंग्स, हमें बहुत चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। क्या ये नेसेसरी है? हम क्यों ऐसे ही फालतू में कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर रहे हैं? हमारा काम बहुत अच्छे से चल रहा है, सो वी हैंडल दिस। उबर यूजेस Nginx एज देयर API गेटवे। इंटरव्यूज में आप अल्टरनेटिव देख सकते हो, Nginx हो गया, Envoy हो गया, AWS API गेटवे, Kong API गेटवे, एंड वन मोर थिंग, Uber uses Nginx as their API gateway with the custom middleware। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट कैसे करती हैं? उबर यूजेस टू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट, अपने क्लाइंट ऐप और एपीआई गेटवे के बीच में इट यूजेस रेस्ट ओवर एचटीटीपी विद जेसन। इट्स वेरी सिंपल, रीडेबल, इट वर्क्स ऑन एवरी ऐप। बट अब द क्वेश्चन इज इंटरनल सर्विस कम्युनिकेशन कैसे होता है? फॉर दिस उबर यूजेस जीआरपीसी। जीआरपी स्टैंड्स फॉर गूगल रिमोट प्रोसीजर कॉल। इट यूजेस प्रोटोबॉफ इंस्टेड ऑफ जेसन। इसको थोड़ा ध्यान से समझो। जेसन में क्या होता है, हम करेक्टर बाय करेक्टर टोकनाइज, हमारे जेसन का जो पार्सर है वो करेक्टर बाय करेक्टर टोकनाइज करता है। बट प्रोटोबफ में हम फील्ड नंबर भेजते हैं, इसलिए प्रोटोबफ 5 to 10 टाइम्स फास्टर होता है। ऑल्सो जेसन में कोई हमारा प्री डिफाइंड स्कीमा नहीं होता, प्रोटोबफ में हम स्कीमा डिफाइन कर सकते हैं। बट प्रोटोबफ फास्टर हो तो होता है, बट द डाउन साइड इज इट्स नॉट ह्यूमन रीडेबल। बट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में स्पीड मैटर्स देन ह्यूमन रीडेबिलिटी, वी ऑलवेज प्रेफर एफिशिएंसी। एंड वन मोर थिंग, वी राइट द स्कीमा इन द इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें हम एक बार अपना स्ट्रॉन्गली टाइप कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करते हैं, एंड जब इसको हम कंपाइल करते हैं, ये हमारा गो, पाइथन, जावा, मतलब जिस भी लैंग्वेज के लिए, उसके लिए क्लाइंट कोड जनरेट कर देता है ऑटोमेटिक। इसके लिए हमें कोड लिखना नहीं पड़ता। सोचो कितना फास्ट होगा जैसे से ये। नाउ उबर के पास 2000 प्लस माइक्रो सर्विसेज हैं एज वी डिस्कस्ड। अब द क्वेश्चन इज, सर्विस ए को सर्विस बी से कनेक्ट करना है, बट सर्विस ए को सर्विस बी का एड्रेस पता कैसे लगेगा? दिस इज कॉल्ड सर्विस डिस्कवरी। इसके लिए उबर पहले अपना एक लेगेसी आर्किटेक्चर यूज करता था, कस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस डिस्कवरी टेक्निक, दैट्स कॉल्ड द रिंग पॉप आर्किटेक्चर। उबर ने इसे ड्रॉप कर दिया है फॉर द करंट टाइम। हम इसको समझते हैं क्यों। पहले इसका फ्लो समझते हैं। फर्स्ट क्या होता था, इसमें जो भी हमारा सर्विस इंस्टेंस होता था, उसको एक रिंग में अपना एड्रेस रजिस्टर करना पड़ता था कि मैं इस एड्रेस पे रन कर रहा हूँ। एंड एक क्लस्टर होता था जो उस रिंग को मैनेज करता था। ऐसे मल्टीपल क्लस्टर्स होते थे जो मल्टीपल रिंग्स को मैनेज करते थे। अब सर्विस ए को सर्विस बी से कनेक्ट करना है। फर्स्ट हमें पता होना चाहिए था भी सर्विस बी के हेल्दी इंस्टेंसेस कौन से हैं। ये जो इंस्टेंसेस हैं सर्विसेज के, ये आपस में कम्युनिकेट करते रहते थे यूजिंग द गोसिप प्रोटोकॉल। ये अपना स्टेटस भेजते थे, हेल्दी है नहीं, लाइव वर्क कर रहे हैं नहीं, मतलब एवरीथिंग आपस में कम्युनिकेट करते रहते थे। एंड जो हमारी सर्विस डिस्कवरी थी, मतलब रिंग ऑफ क्लस्टर, उसको पता लगता रहता था भी कौन से इंस्टेंसेस हेल्दी हैं और अलाइव हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। देखो कोई सेंट्रल सर्वर नहीं, सिर्फ क्लस्टर के थ्रू ये सब मैनेज हो रहा था। अब सर्विस ए वांट्स टू कम्युनिकेट विद द सर्विस बी। सर्विस ए रिंग पॉप क्लस्टर या रिंग पॉप, मतलब हमारी सर्विस डिस्कवरी से बात करती थी। रिंग पॉप क्लस्टर उस जो क्लस्टर के थ्रू रिंग को मैनेज कर रहा था, वहां से सर्विस बी के हेल्दी इंस्टेंसेस निकालता था एंड सर्विस ए को रिटर्न करता था। नाउ सर्विस ए हमारे सर्विस बी के इंस्टेंसेस से बात कर लेती थी। बट इसमें एक प्रॉब्लम थी, हमें नेटवर्किंग का कोड अपने एप्लीकेशन कोड के साथ लिखना पड़ रहा था। बट जैसे जैसे उबर का स्केल बढ़ता गया, नेटवर्किंग का लॉजिक इतना कम्प्लेक्स हो गया भी एप्लीकेशन कोड को ओवरराइड करने लगा, मतलब बहुत इश्यूज आने लगे। इसलिए उन्होंने स्विच किया इनवॉइस साइडकार पैटर्न पे, इस आर्किटेक्चर को ड्रॉप कर दिया गया। इनवॉइस साइडकार आर्किटेक्चर में उबर ने एप्लीकेशन कोड और नेटवर्किंग कोड को बिल्कुल अलग अलग ही कर दिया। इसमें क्या होता था भी, हर सर्विस अपने साथ एक इनवॉय प्रॉक्सी साइडकार पैटर्न रन करती थी, वो भी लोकली, जो उस सर्विस का सारा नेटवर्किंग लॉजिक मैनेज करता था। जैसे सर्विस डिस्कवरी, टाइम आउट, रिट्राइज, कॉल आउट एंड मच मोर, मतलब सारा नेटवर्किंग लॉजिक इज हैंडल बाय द इनवॉइस साइडकार प्रॉक्सी। अब नाउ सर्विस ए वांट्स टू कनेक्ट विद द सर्विस बी, तो ये डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, दैट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए सर्विस ए अपने इनवॉइस साइडकार प्रॉक्सी को बताता था कि आई वांट टू कम्युनिकेट विद द सर्विस बी। इनवॉइस साइडकार प्रॉक्सी गोस टू द सर्विस रजिस्ट्री, जहां से उन्हें सर्विस बी के इनवॉइस साइडकार प्रॉक्सी इंस्टेंसेस की इंफॉर्मेशन मिलती थी, नोट द सर्विस बी उनके इनवॉइस साइडकार प्रॉक्सी की। अब इनवॉइस साइडकार प्रॉक्सी लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करता था एंड स्मार्ट बैलेंसिंग से वो फाइंड करता था भी उसे किस सर्विस बी के इंस्टेंस को कॉल करना है। देखो यहाँ लोड बैलेंसिंग भी हुई, हमारा ट्रैफिक भी कितना इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब कम्युनिकेशन होती थी दोनों प्रोक्सीज के बीच में, नोट विद द डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन यूजिंग यूजुअली म्यूचुअली टीएलएस सिक्योर्ड होती थी, मतलब कम्युनिकेट करने से पहले ये एक दूसरे को ऑथेंटिकेट भी करेंगे एंड पूरी कम्युनिकेशन एक इनक्रिप्टेड वे में होगी। एंड दैट्स हाउ दे कम्युनिकेट नाउ। द मोस्ट फेवरेट इंटरव्यू क्वेश्चन, उबर नियर बाई ड्राइवर्स को फाइंड कैसे करता है?
एंड ये सेक्शन मेरा पर्सनल फेवरेट है बिकॉज ये जेन्युइनली इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। पहले प्रॉब्लम समझो। हमारे पास 5 मिलियन ड्राइवर्स हैं। हर ड्राइवर 4 सेकंड्स में जीपीएस पिंग भेज रहा है, मतलब लोकेशन अपडेट। मतलब एक सेकंड में 1.25 मिलियन राइड्स, वो भी सिर्फ लोकेशन अपडेट के लिए। एंड राइडर ने राइड रिक्वेस्ट की। हमें 50 मिली सेकेंड्स में 1 किलोमीटर के अंदर ड्राइवर रिटर्न करने हैं। नेव सोल्यूशन क्या होगा, हम फुल टेबल स्कैन परफॉर्म करें, 5 मिलियन रोज को स्कैन करें, नियर बाय ड्राइवर रिटर्न करें। बट ये 50 मिली सेकेंड्स की लेटेंसी में इम्पॉसिबल है। इसलिए वी नीड समथिंग स्मार्टर। फर्स्ट हम समझते हैं जियो स्पैशियल। जियो हैश क्या होता है, देन वी विल अंडरस्टैंड द एस2 ज्योमेट्री। जियो हैश टेक्निक में अर्थ को रेक्टेंगुलर ग्रिड्स में डिवाइड किया जाता है। हर रेक्टेंगुलर ग्रिड को एक नंबर दिया जाता है, जैसे बेंगलोर को TDNU, मुंबई को TELU। मतलब बेंगलोर के सिटीज को ऐसे 1 2 करके ऐड किया जाता है। मतलब हायर सिटीज और लोअर सिटीज का प्रीफिक्स सेम होगा। जितनी बड़ी हमारी स्ट्रिंग होगी उतनी प्रिसाइज हमारी लोकेशन होगी। ये जो नंबर होता है ये बेस 32 इनकोडेड स्ट्रिंग होती है। इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों प्रेजेंट होते हैं। जब भी राइडर रिक्वेस्ट करता है तो इंस्टेड ऑफ डूइंग द फुल टेबल स्कैन, ड्राइवर की लोकेशन को भी जियो हैश में कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों प्रेजेंट होता है। एंड उस जियो हैश के 8 कॉर्नर्स में ड्राइवर सर्च किए जाते हैं। देखो ये अप्रोच बहुत ही स्केलेबल और एफिशिएंट है जब हमारा सिस्टम फ्लैट है। बट अर्थ इज नॉट फ्लैट। अर्थ इज इन स्फेरिकल शेप। जो सिस्टम हमारा फेल हो जाता है, हमारे ग्रिड सेम शेप में नहीं रहते। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दे यूज गूगल S2 ज्योमेट्री टेक्निक। अर्थ स्फेरिकल होती है और जियो हैच रेक्टेंगुलर ग्रिड्स यूज करता है। इस वजह से पोल्स के पास लॉन्गिट्यूड लाइंस कंप्रेस हो जाती हैं और हमारे रेक्टेंगुलर अनइक्वल और डिसऑर्टेड हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गूगल ने अपनी टेक्निक बनाई है, दैट इज S2 ज्योमेट्री। इसमें क्या होता है, अर्थ को एक क्यूब में फिट किया जाता है। इनिशियली क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। ऐसे देखो, अर्थ को हमने क्यूब में एक प्रोजेक्ट कर दिया। इनिशियली क्यूब के 6 फेसेस हैं। अब हर जो हमारा क्यूब का एक सेल है, इट्स लाइक अ लार्ज लेवल। अब उन सेल्स को छोटे छोटे सेल्स में रिकर्सिवली सब डिवाइडेड किया जाता है, जस्ट लाइक लेवल्स। लेवल 0 इज लाइक ह्यूज अर्थ, लेवल 10 इज लाइक कंट्री लेवल, लेवल 20 इज लाइक सिटी लेवल, लेवल 30 इज लाइक मीटर लेवल रिसोर्सेज। जितना ज्यादा लेवल होगा उतनी प्रिसाइज लोकेशन होगी। इट्स जस्ट लाइक अ क्वाड्री। अब क्या होता है, S2 सेल आईडी, अब एक सेल है उसके पास अपनी जो S2 सेल आईडी होती है। जब उसको नेबरिंग सेल्स को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया जाता है एंड क्वेरी किया जाता है, इंस्टेड ऑफ डूइंग अ फुल टेबल स्कैन जो 5 मिलियन ड्राइवर्स का था, सिर्फ नेबरिंग सेल क्वेरीफाई किए, नेबरिंग सेल को स्कैन किया जाता है एंड रिजल्ट रिटर्न किया जाता है। एग्जाम्पल लो, राइडर है, राइडर ने राइड रिक्वेस्ट की। जो राइडर की करंट लोकेशन होगी उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक सेल आईडी में कन्वर्ट होगा, दैट्स S2 सेल आईडी। और फिर उसके नेबरिंग सेल सारे स्कैन किए जाएंगे जहां जहां ड्राइवर प्रेजेंट होंगे। एंड इस वजह से ऐसे राइडर और ड्राइवर को मैप किया जाएगा। इसका मेन एडवांटेज इज दैट कि ये अर्थ को ऐसा रेक्टेंगुलर इमेजिन नहीं करता, ये अर्थ को ऐसा स्फीयर इमेजिन करता है जो अर्थ की एक्चुअल शेप है। बट फॉर द नाउ उबर इज शिफ्टिंग टू द H3 डेटाबेस, जो उबर का ही है। वी विल टॉक अबाउट इट इन लेटर वीडियो। अब समझते हैं ड्राइवर का लोकेशन अपडेट सिस्टम में कैसे काम करता है, पूरी पाइपलाइन स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज ड्राइवर एवरी 4 सेकंड एक जीपीएस पिंग भेजता है वाया परसिस्टेंट वेब सॉकेट कनेक्शन। यहाँ एचटीटीपी पोलिंग यूज नहीं होती, बिकॉज अगर हम एचटीटीपी पोलिंग यहाँ यूज करते हैं, जब भी आफ्टर 4 सेकंड हमारा रिक्वेस्ट जाएगी जीपीएस पिंग के लिए, तो वो रिस्पॉन्स का वेट करेगा। इंस्टेड वेब सॉकेट क्या करता है, ये एक ओपन परसिस्टेंट कनेक्शन है, ये डेटा भेजता है, रिस्पॉन्स का वेट नहीं करता। इसलिए इन दिस यूज केस इट्स मच मोर एफिशिएंट देन द एचटीटीपी पोलिंग। अब जो ये जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हैं ये जाते हैं लोकेशन सर्विस को, बट हम इसे डायरेक्टली पास नहीं करते बिकॉज वी आर राइटिंग 1.25 मिलियन राइट्स पर सेकंड। ये पास होते हैं वाया काफका। काफका क्या है, एक मैसेज क्यू है जिसमें हम टॉपिक मैनेज करते हैं, दैट्स ड्राइवर लोकेशन। अब देखो 1.25 मिलियन राइट्स पर सेकंड प्रोसेस हो रहे हैं, मतलब 1.25 मिलियन इवेंट्स पर सेकंड काफका के पास आ रहे हैं। बट काफका को इसी राइट हैवी वर्कलोड के लिए डिजाइन किया गया है। काफका कैन हैंडल दिस लोड वेरी इजीली। अब लोकेशन सर्विस उन इवेंट्स को काफका से कंज्यूम करता है, उन्हें वैलिडेट करता है, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स फिल्टर आउट करता है एंड दो जगह राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। फर्स्ट इज रेडिस। यहाँ राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया होता है बिकॉज ये फास्ट है, इन मेमोरी है। S2 सेल आईडी को ड्राइवर से मैप किया जाता है। ये हमें टाइम टू टीटीएल की फंक्शनैलिटी देता है बेसिकली। देखो अगर हमारे ड्राइवर की लोकेशन हम पे 30 सेकंड्स के लिए नहीं आ रही, मतलब ड्राइवर ने अपना काम बंद कर दिया है, हम ड्राइवर को यहाँ से एक्सपायर कर देंगे, मतलब डिस्कनेक्ट कर देंगे। अब हमारा ड्राइवर वो वर्क नहीं कर रहा। सेकंड वी विल राइट इनटू द कैसेंड्रा डाटाबेस। ये हमारा परसिस्टेंट स्टोरेज है बेसिकली, यहाँ हमारा डेटा परमानेंट रहेगा। वी कैन यूज इट फॉर एमएल मॉडल ट्रेनिंग, डीपीटीए के लिए। दैट्स हाउ द लोकेशन अपडेट पाइपलाइन वर्क कंप्लीटली।
राइडर ने राइड रिक्वेस्ट की, देन व्हाट, उसके बाद क्या हुआ? यहाँ डिस्पैच सर्विसेज अपना काम परफॉर्म करती है। एज वी हैव डिस्कस, डिस्पैच सर्विसेज का काम क्या है? ये राइडर और ड्राइवर को मैच करती है। इट्स लाइक द ब्रेन ऑफ द उबर सिस्टम। डिस्पैच सर्विस क्या करती है? ये रेडिस को क्वारी करती है यूजिंग द एस टू सेल आईडीज। हमने अभी देखा, हमने डेटा दो जगह स्टोर किया है, रेडिस और कैसेंड्रा में, बिकॉज रेडिस इन मेमोरी है, फास्ट है। ये रेडिस को क्वारी करेगी यूजिंग द एस टू सेल आईडीज। अब क्या करेगी? ये टॉप एन ड्राइवर्स, जो हमारे टॉप एन नियर बाय रिजल्ट्स होंगे, उनको निकालेगी। एंड शुड बी एनी नंबर वी कैन डिफाइन। अब क्या होता है? उनको रैंक किया जाता है बेस्ड ऑन द ईटीए फर्स्ट, रैंकिंग फर्स्ट। जब हमारी रैंकिंग कंप्लीट हो जाती है तब स्टार्ट होता है द ऑफर वाटरफॉल। इसमें क्या होता है? ड्राइवर वन को ऑफर भेजा जाता है, वेट किया जाता है, इफ ही एक्सेप्ट और नॉट, अगर उसने एक्सेप्ट किया ठीक, देन ड्राइवर टू को भेजा जाता है, फिर वेट किया जाता है, देन ड्राइवर थ्री। एवरेज वेटिंग टाइम फॉर द ड्राइवर इज अराउंड 30 सेकेंड्स। अब एक क्रिटिकल प्रॉब्लम समझते हैं, एंड ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का बहुत ही क्लासिक प्रॉब्लम है। इमेजिन करो 100 राइडर्स ने सेम टाइम पे राइड रिक्वेस्ट की। अब डिस्पैच सर्विस का हमारा एक सर्वर तो चल नहीं होगा, जैसा उबर का स्केल है, डिस्पैच सर्विस के मल्टीपल इंस्टेंसेस या मल्टीपल सर्वर चल रहे होंगे। अब डिस्पैच सर्विस ने क्या सोचा? अभी दो राइडर्स को सेम ड्राइवर से मैच किया। डिस्पैच सर्विस का काम क्या है? राइडर और ड्राइवर को मैच करना। डिस्पैच सर्विस ने राइडर भी दोनों को सेम ड्राइवर से मैच किया। दोनों ने ऑफर भेजा साइमल्टेनियसली सेम सेकंड पे। अब ड्राइवर के पास ऑफर आया, ड्राइवर काम करने के लिए रेडी था, उसने इन दोनों का ऑफर एक्सेप्ट किया। बट यहाँ अब द क्वेश्चन इज, किस राइडर का ऑफर एक्सेप्ट हुआ? क्योंकि ड्राइवर के पास सेम टाइम पे रिस्पॉन्स आया था, उसने एक्सेप्ट किया, अब दोनों सर्विसेज को यस मिलेगा। राइडर ए के पास जाए, राइडर बी के पास जाए, क्योंकि अब ड्राइवर को दो राइड्स एलोकेट हो चुकी हैं। देयर कंप्लीट chaos। दिस इज कॉल्ड द रेस कंडीशन। इस प्रॉब्लम को हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में रखते हैं भी। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत नेसेसरी है। So अब the question is, how do we ensure कि each driver gets a single ride? So here we use the distributed locking, specifically Redis with the red lock algorithm. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में क्या होता है? जब डिस्पैच सर्विस डिसाइड करती है भी वो राइडर, सपोज किसी भी राइडर को इस एक्स डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक्स में क्या होता है? जब डिस्पैच सर्विस डिसाइड करती है कि वो राइडर ए को ड्राइवर एक्स से मैच करेगी, तो वो एक लॉक अक्वायर करती है यूजिंग द रेड लॉक एल्गोरिथम। अब राइडर डिस्पैच सर्विस के दूसरे इंस्टेंस ने भी चाहे साइमल्टेनियसली ही डिसाइड किया हो, बट जिसका लॉक पहले आएगा वो उस ड्राइवर पे लॉक होल्ड करेगा। अब चाहे 1000 सर्वर साइमल्टेनियसली रिक्वेस्ट करे, सेकंड्स में रिक्वेस्ट करें, जब तक उस पर लॉक है कोई भी रिक्वेस्ट उस ड्राइवर तक नहीं आएगी। अब यहाँ तीन सिनेरियोज हैं, इसको ध्यान से समझना। फर्स्ट इज, ड्राइवर ने राइड रिजेक्ट ही कर दी, तो हम उसको लॉक को ऑन द स्पॉट ही रिलीज कर देंगे भी ड्राइवर ये राइड नहीं ले रहा। तो मल्टीपल अब दूसरे राइडर्स की रिक्वेस्ट उस ड्राइवर तक आ सके। सेकंड इज, ड्राइवर का ऐप क्रैश हो गया कोई भी रिस्पॉन्स देने से पहले, तो हम क्या करते हैं? ये लॉक कभी भी परमानेंटली होल्ड नहीं होता। हम इसको एक एक्सपायरी, बेसिकली 20 सेकंड्स ऑफ एक्सपायरी के साथ यूज करते हैं भी। अगर ड्राइवर ने 20 सेकंड्स में कोई रिस्पॉन्ड किया तो यस, नहीं तो इस लॉक को ऑटोमेटिकली एक्सपायर कर दो। अब यहाँ देखो, चाहे ड्राइवर का ऐप क्रैश हो जाए तो लॉक ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा, ड्राइवर पे परमानेंटली लॉक नहीं रहेगा। अगर हम ये चीज नहीं करते तो उस ड्राइवर पे परमानेंटली लॉक एक्वायर होगा एंड उस पर कोई भी राइडर की राइड नहीं आएगी। तो थर्ड सिनेरियो इज, व्हाट इफ ड्राइवर ने राइड एक्सेप्ट कर ली भी, मेरे को इस राइडर के साथ जाना है, तो हम उस लॉक को एक परमानेंट लॉक में कन्वर्ट करेंगे। एंड ये परमानेंट लॉक तब तक होगा जब ड्राइवर उस राइडर की ट्रिप कंप्लीट नहीं करता। जब भी ट्रिप कंप्लीट होगी हम उस लॉक को ड्रॉप कर देंगे। एंड दैट्स हाउ इट एक्चुअली वर्क्स इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर इज, जो ड्राइवर का होता है वो एक प्रॉपर स्टेट मशीन फॉलो करता है, कर सकता नहीं, करता ही है। ऐसा नहीं होगा भी उसने राइड स्टार्ट की और सीधा ही एंड कर दी बिना ऑफर के, बिना एक्सेप्ट के। राइडर ने राइड स्टार्ट की एंड ड्राइवर ने एक्सेप्ट किया एंड उसके पास पहुंच भी गया, कोई लोकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। इसका एक प्रॉपर स्टेट मशीन फॉलो होती है। दैट इज, देखो, जब ड्राइवर फर्स्टली अवेलेबल होता है, मैं इस राइड के लिए एक्सेप्ट हूँ, फर्स्टली उसको राइड ऑफर करता है एंड वो एक्सेप्ट है, तो वो उसको ऑफर स्टेट में होती है। जब उसको एक्सेप्ट करता है तो वो एक एक्सेप्टेड स्टेट में जाता है। देन जब राइड स्टार्ट हो जाती है तो वो एक ऑन ट्रिप स्टेट में होता है, भी यस आई एम ऑन दैट ट्रिप। एट द एंड जब पेमेंट होती है तो राइड कंप्लीट होती है, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स स्टेट बाय स्टेट। अब द क्वेश्चन इज कि उबर को क्या नीड पड़ी कि उन्होंने स्ट्रिक्टली स्टेट ट्रांजिशन मशीन फॉलो करी? फर्स्ट नीड इज, जो हम समझ चुके हैं भी, हम किसी इनवैलिड स्टेट या ट्रांजिशन में ना जाएं। सेकंड इज, जो उबर का डीप ईटीए ट्रांसफॉर्मर मशीन लर्निंग बेस्ड मॉडल है, वो क्या करता है? वो इन सब पे प्रिडिक्शन करता है। बेसिकली वो हिस्टोरिकल ट्रिप, स्पेशल डे, किस स्टेट ट्रांजिशन में कितना टाइम लग रहा है, स्पेशल डेज में क्या हो रहा है जहाँ स्पेशल इवेंट्स हो रहे हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट में कैसे ट्रैफिक जा रहा है, हिस्टोरिकल डेटा पे कैसे बिहेव कर रहा है। ये उबर को 26% मोर एक्यूरेट डेटा देता है देन गूगल मैप से कैसे काम करता है, बिकॉज यहाँ प्रॉपर ट्रिप मैनेज हो रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओटीपी जनरेशन।
फर्स्ट ये सोचो कि उन्हें ये कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करने की नीड क्यों पड़ी, क्या वो अपना सिस्टम सिंपल नहीं रख सकते थे? द आंसर इज फर्स्टली उनका सिस्टम सिंपल ही था, कोई ओटीपी वगैरह नहीं था। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या थी भी, ड्राइवर्स बिना राइडर के ट्रिप स्टार्ट कर रहे थे। ऐसे ही घोस्ट ट्रिप्स, ड्राइवर ने राइड एक्सेप्ट करी, ट्रिप स्टार्ट करी, ऐसे थोड़ी देर घूमा और ट्रिप एंड करी, राइडर को ऑटोमेटिकली चार्ज हो गया। सेकंड जो मेन इशू था भी, राइडर और ड्राइवर को पता ही नहीं लग रहा था भी कौन सा ड्राइवर किस राइडर के लिए आया है। ऐसे ही गलत बाइक पे बैठ के बाद में वो लड़ते रहते थे भी ये ट्रिप नहीं थी ये थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उबर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट दैट कॉल्ड द ओटीपी। ये एक टेम्परेरी 4 डिजिट कोड होता था जो किसी भी राइड स्टार्ट होने से पहले ड्राइवर और राइडर वेरीफाई करते थे। इफ कोड वेरीफाई होता था तो ही राइड स्टार्ट होती थी, एंड दैट्स हाउ उबर प्रिवेंट्स दिस घोस्ट राइडर कंडीशन। लेट्स अंडरस्टैंड द कंप्लीट फ्लो ऑफ दिस रिक्वेस्ट। देखो, ड्राइवर ने एक्सेप्ट कर ली राइट एंड ड्राइवर आ गया। जब ड्राइवर एक्सेप्ट करता है तो रिक्वेस्ट जाती है ट्रिप सर्विस पे। ट्रिप सर्विस हमारी वो थी जो ट्रिप की सारी इंफॉर्मेशन हैंडल करती थी। वो क्या करती है, यूजिंग द ट्रिप आईडी एंड अ सीक्रेट की विद द एचएमएसी SHA1 एल्गोरिदम, एक 4 डिजिट सीक्रेट कोड जनरेट करती है। ये कोड राइडर के ऐप पे डिस्प्ले होता है। जब भी ड्राइवर राइडर के पास आता है, ट्रिप स्टार्ट होने से पहले ड्राइवर वो कोड एंटर करता है। बैकएंड मतलब हमारी ट्रिप सर्विस वो कोड को वैलिडेट करती है। इफ यस हमारा कोड मैच हुआ तो ही तो ट्रिप स्टार्ट होती है, नहीं तो कोई ट्रिप स्टार्ट नहीं होती। ये पहले हर रिक्वेस्ट के लिए परफॉर्म होता था पूरा फ्लो। बट उबर ने अब क्या किया, उन्होंने एक राइडर के लिए परमानेंट ओटीपी रख दिया, जैसे रैपिडो करता था। इस आर्किटेक्चर के बारे में हम कभी लेटर किसी वीडियो में पढ़ेंगे। हेयर लेट्स स्टार्ट सिंपल, हाउ द फेयर इज कैलकुलेटेड। देखो ये है फेयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, ये सिंपल है। बट यहाँ द मेन क्वेश्चन इज हाउ द डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड। डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड यूजिंग द टेक्निक दैट कॉल्ड जीपीएस पॉलीलाइन। इसको ध्यान से समझो। देखो, जब भी हमारा राउट होता है एवरी 4 to 5 सेकेंड एक जीपीएस पिंग जाता है। ये जीपीएस पॉलीलाइन टेक्निक में हम क्या करते हैं, जो हमारे जीपीएस कोऑर्डिनेट्स होते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, उनको कंबाइन करके कंटिन्यूस राउट डिस्प्ले किया जाता है। दीज आर द जीपीएस कोऑर्डिनेट। सिंपल है। ये टेक्निक उबर और गूगल मैप्स में नेविगेशन के लिए, ईटीए कैलकुलेशन के लिए, ट्रिप ट्रैकिंग के लिए यूज होती है। बट इसमें एक बहुत बड़ा इशू है। देखो, अगर हमारी ट्रिप बहुत लॉन्ग हुई, सपोज लॉन्ग ट्रिप्स में अगर हम एवरी 4 to 5 सेकंड जीपीएस कोऑर्डिनेट भेज रहे हैं तो हमारे पेलोड का साइज कितना बड़ा हो जाएगा, नेटवर्क ट्रांसमिशन स्लो हो जाएगी, सो मैप रेंडरिंग भी स्लो हो जाएगी। इस इशू को सॉल्व करती है द नेक्स्ट टेक्निक दैट्स कॉल्ड इनकोडेड पॉलीलाइन। ये करंटली अब यूज होती है। इसमें क्या होता है, फॉर्मूला एंड टेक्निक सब कुछ सेम ही रहता है। बट इंस्टेड ऑफ जीपीएस कोऑर्डिनेट्स जो हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भेज रहे थे, उनकी जगह पे हम उन कोऑर्डिनेट्स को एक स्मॉल इनकोडेड स्ट्रिंग में बहुत कंप्रेस कर देते हैं एंड ओवर द नेटवर्क उसको ट्रांसमिशन करते हैं। कोऑर्डिनेट्स नहीं भेज रहे, एक उनकी कंप्रेस्ड स्ट्रिंग फॉर्म भेज रहे हैं। यही सेम टेक्निक यूज होती है बाइनरी कंप्रेशन में भी। अब देखो, पेलोड का साइज बहुत कम हो गया, दिस इज द स्ट्रिंग जो जा रही है। पेलोड का साइज बहुत कम हो गया एज कम्पेयर टू द जीपीएस पॉलीलाइन। नेटवर्क ट्रांसमिशन फास्ट होगी, मैप रेंडरिंग और भी एफिशिएंट हो गई। और जब भी पॉइंट्स आते हैं तो वो गूगल मैप्स या उबर है वो उसको राउट को ड्रॉ कर देते हैं, एंड दैट्स हाउ इट वर्क। द मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट इन द पेमेंट सिस्टम दैट्स आइडेम्पोटेंसी। ये वो कंसेप्ट है जो डबल चार्ज प्रिवेंट करता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द पेमेंट सिस्टम, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक सिनेरियो इमेजिन करो, राइडर ने पेमेंट किया, राइडर की तरफ से पेमेंट प्रोसेस हो गया, बट सर्वर तक पहुंचने से पहले ही ऐप क्रैश हो गया। राइडर की तरफ से पेमेंट हो चुका है बट अब सर्वर को लगेगा पेमेंट नहीं हुई, राइडर को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, राइडर को भी लगेगा पेमेंट फेल्ड हुई है, तो वो दोबारा रिट्राई करेगा, पेमेंट दोबारा सक्सेसफुल होगी, पेमेंट हो गई। बट देखो, इस सिनेरियो में राइडर 2 बार चार्ज हो गया, राइडर को एज अ मेरे को 2 बार पेमेंट करनी पड़ी, एंड इट्स अ वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर द एवरी राइडर हियर। तो हमें इस सिनेरियो को प्रिवेंट करना है, एंड इतनी ज्यादा बार होता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इसका एक सोल्यूशन है आइडेम्पोटेंसी की। हम क्या करते हैं, जब हम पेमेंट रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके साथ एक की अटैच करते हैं, दैट की इज आइडेम्पोटेंसी की। आइडेम्पोटेंसी की किससे बनती है, ये एक मिक्सचर होता है यूजर आईडी का और ट्रिप आईडी का भी। ये पर यूजर पर ट्रिप यूनिक रहे, एंड हम इसको 24 आवर के लिए स्टोर करते हैं। इफ नेसेसरी हम इसमें अटेम्प्ट नंबर भी ऐड करते हैं भी, यूजर कितनी बार मतलब किस कितनी बार यूजर अटेम्प्ट कर रहा है, ये कौन सा अटेम्प्ट है। देखो, जब फर्स्ट टाइम यूजर ने पेमेंट करी, हमने उसको रेडिस में स्टोर किया, जैसे ही पेमेंट हुई हमने उसको कैश में स्टोर कर लिया रेडिस में। अब अगर सर्वर फेल हो, कुछ भी हो, हमारा रिजल्ट रेडिस में स्टोर हो चुका है 24 आवर के लिए। अब अगर राइडर दोबारा भी पेमेंट करेगा, हम पेमेंट करने से पहले फर्स्ट कैश चेक करेंगे कि क्या इस आइडेम्पोटेंसी की का हमारे पास रिजल्ट पड़ा है।
हमारे पास रेडिस में रिजल्ट होगा तो हम वही रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। चाहे कितने भी सर्वर्स कितनी मर्जी बार ट्राई कर लें, सेम आइडेंटिटी के लिए सेम रिजल्ट आएगा। एंड दैट्स हाउ वी एक्चुअली प्रिवेंट द पेमेंट डबल चार्जेस इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। अब एक वन मोर थिंग हियर। अब देखो ट्रिप एंड हो गई। ट्रिप एंड होने के बाद हमें चार ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। दीज आर द फोर ऑपरेशन। देखो, अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स है, हर सर्विस का अपना डेटाबेस है, हर डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज है, हर सर्विस के पास अपना डेटाबेस है। ये कोई मोनोलिथिक एप्लीकेशन नहीं है भी अगर एक चीज रिवर्ट हुई हम उसको फॉल बैक कर लेंगे। अगर एसिड प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, क्योंकि हर सर्विस के पास अपना डेटाबेस है तो उसको दूसरी सर्विस के बारे में कुछ पता नहीं लगेगा कि उसमें क्या हो रहा है। तो इसके दो टेक्निक्स हैं। फर्स्ट इज टू फेस कमिट प्रोटोकॉल। आई हैव पब्लिश्ड अ इन डेप्थ वीडियो इन टू फेस कमिट प्रोटोकॉल। आप डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। हियर आई विल गिव अ ओवरव्यू। जब इन द टू फेस कमिट प्रोटोकॉल टेक्निक, जब भी एक सर्विस को दूसरी सर्विस से कम्युनिकेट करना होता है, वो कम्युनिकेशन करने से पहले ना उस पर एक लॉक एक्वायर करती है कि क्या ये सर्विस अवेलेबल है काम करने के लिए। वो ट्रिप सर्विस ने पेमेंट सर्विस से कनेक्ट करना है, तो ट्रिप सर्विस पहले लॉक एक्वायर करेगी, उसको रिस्पॉन्स मिलेगा लॉक की सक्सेसफुल, फिर वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए रिक्वेस्ट भेजेगी, देन रिस्पॉन्स आएगा। इसमें गारंटी है भी हमारा ऑपरेशन होगा ही होगा। बट इसमें एक इशू है, दैट इज इट्स वेरी स्लो फॉर द माइक्रो सर्विसेज। पहले लॉक एक्वायर हो रहा है, फिर रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर ऑपरेशन के लिए रिक्वेस्ट जा रही है, फिर रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इससे लेटेंसी बहुत बढ़ जाती है। तो हम इसको अवॉइड करते हैं, इंस्टेड वी विल गो फॉर द सागा पैटर्न। इसमें क्या होता है, सपोज हम ना जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज है, माइक्रो सर्विसेज है, वो वाया मैसेज ब्रोकर लेट्स से काफका से कनेक्टेड है। हमारी एक सर्विस इवेंट पब्लिश करती है, दूसरी सर्विस उस इवेंट को कंज्यूम करते हैं और अपना काम करते हैं। पहले एक सक्सेस फ्लो देखते हैं। जब भी हमारी ट्रिप कंप्लीट हुई, हम ट्रिप को कंप्लीट मार्क करेंगे एंड कैलकुलेट फेयर का एक इवेंट पब्लिश करेंगे। पेमेंट सर्विस उस इवेंट को कैलकुलेट फेयर के इवेंट को कंज्यूम करेगा, अब वो राइडर को चार्ज करेगा। अब जैसे ही राइडर चार्ज हुआ, ड्राइवर के क्रेडिट में उसको अर्निंग करना है एंड देन राइडर को नोटिफिकेशन ईमेल भेजनी है एंड एट्स अ सक्सेसफुल। बट सपोज करो भी यहाँ हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन फेल होगी, हमारी जो माइक्रो सर्विस थी ड्राइवर में क्रेडिट नहीं हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ गोइंग बैकवर्ड, हम बैकवर्ड नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएंगे। बट जो हम एक्शन परफॉर्म कर रहे थे उसका रिवर्स एक्शन परफॉर्म करेंगे। सपोज देखो, यहाँ फेल हुआ था, हमने क्या किया था, पहले ड्राइवर को चार्ज किया था। अब क्या किया था, ड्राइवर को रिफंड करने का इवेंट पब्लिश करेंगे। ड्राइवर रिफंड होगा, पेमेंट सर्विस इवेंट देखेगी, ड्राइवर रिफंड होगा। अब पेमेंट सर्विस कौन सा इवेंट करेगी, रिफंड जाएगी, उसने कह रहा भी मैंने ड्राइवर को रिफंड कर दिया है वाला इवेंट। तो ट्रिप सर्विस वो रिफंड वाला इवेंट रीड करेगा, उसको कंज्यूम करेगा एंड ट्रिप को फेल करेगा। देखो, अभी हम बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहे, वी आर गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद द ऑपोजिट ऑफ द ऑपरेशंस व्हाट वी आर डूइंग in the forward direction, just reverse the operations. That's how saga pattern works. And one more thing I want to add here, saga pattern two types का होता है। one is orchestration based saga, second is choreography based saga। orchestration based saga का मतलब है भी one service is a god service। एक सर्विस हमारी मेन सर्विस होती है, वो ही सब कुछ हैंडल करती है। जैसे एग्जांपल लो, हेयर इज द ए सर्विस, वो इन सर्विसेज को हैंडल कर रही है। अगर ये सर्विस फेल हुई तो हमारा सिस्टम डाउन हो सकता है। इट्स बेसिकली डिपेंड्स भी हमें कौन सा टाइप ऑफ पैटर्न कब यूज करना है। बट व्हेन इट कम्स टू द दिस सिनेरियो, हम क्या करते हैं, वी विल गो फॉर द कोरियोग्राफी बेस्ड सागा। इसमें क्या होता है भाई, एक सर्विस को दूसरी सर्विस से कोई मतलब नहीं होता भी वो क्या कर रही है। देयर इज नो सच सर्विस एज अ गॉड सर्विस। हर सर्विस अपना काम करती है, अपना इवेंट पब्लिश करती है, दूसरी सर्विस काफका या किसी भी मैसेज ब्रोकर से उस इवेंट को कंज्यूम करती हैं एंड अपना ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं। जैसे अभी हमने देखा, जैसे एक अपना ऑपरेशन परफॉर्म करती है, ट्रिप कंप्लीट, ये राइडर से अपना फेयर चार्ज वाला सर इवेंट प्रोड्यूस करती है, ये ड्राइवर अर्निंग वाला इवेंट देती है और ये नोटिफिकेशन वाला इवेंट देती है। अब हम कोई भी इवेंट फेल होता था तो क्या करते थे, हम एक उसका रिवर्स एक्शन कर देते थे पब्लिश। जैसे ड्राइवर की क्रेडिट अर्निंग फेल हुई, हमने राइडर को रिफंड कर दिया, रिफंड वाला इवेंट पब्लिश हुआ, दूसरी सर्विस ने उस इवेंट को कंज्यूम किया एंड अपना काम किया। देयर इज नो सच सर्विस एज गॉड सर्विस। तो फॉर दिस वी फॉलो द कोरियोग्राफी बेस्ड सागा। काफका के बारे में बात करते हैं। उबर रेगुलरली 1 ट्रिलियन मैसेजेस प्रोसेस करता है। बट फर्स्ट द क्वेश्चन इज व्हाई वी यूज काफका। क्या सर्विसेज डायरेक्टली आपस में बात नहीं कर सकती? इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको अच्छे से समझो। लेट्स सपोज अ सिनेरियो, अगर ट्रिप सर्विस डायरेक्टली एनालिटिक सर्विस, फ्रॉड सर्विस, नोटिफिकेशन सर्विस से बात करना चाह रही है, वो डायरेक्टली उनसे कनेक्टेड है, तो पहले तो ट्रिप सर्विस को उनके बारे में सारी डिटेल पता होनी चाहिए। भाई ये सर्विसेज कहाँ डिप्लॉयड है, इनका यूआरएल क्या है, इनका पोर्ट नंबर क्या है।
एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में जब हम काम करते हैं, इट्स अ वेरी बैड प्रैक्टिस एक सर्विस को दूसरी सर्विस की सारी डिटेल्स के बारे में पता है। द सेकंड इशू इज, लेट्स से नोटिफिकेशन सर्विस ब्लॉक है, ट्रिप सर्विस डायरेक्टली नोटिफिकेशन सर्विस से बात कर रही है, तो नोटिफिकेशन सर्विस के कोई मैसेज नहीं आएगा, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आएगा, तो ट्रिप सर्विस भी उसके साथ ही ब्लॉक हो जाएगी। ये इश्यूज को सॉल्व करता है काफका। काफका में क्या होता है, ट्रिप सर्विस जस्ट एक इवेंट प्रोड्यूस करती है एंड इट मूव्स ऑन। इसको नहीं पता भी उस इवेंट को कौन सुन रहा है, इसने अपना काम किया, ये जस्ट आगे बढ़ गई। अब जो हमारी चाइल्ड सर्विसेज होती हैं, मतलब जो हमारी कंज्यूमर सर्विसेज होती हैं, जैसे सर्विसेज हैं जो इन इवेंट्स को सुनना चाह रही हैं, वो करती हैं इसको सब्सक्राइब करती हैं। ये बेसिकली एक टॉपिक होता है जिसमें इवेंट्स पब्लिश होते हैं, तो उस टॉपिक को स्पेसिफिकली उस टॉपिक को सब्सक्राइब करती हैं। उसमें जो भी इवेंट पब्लिश होता है ये सर्विसेज सुनती हैं एंड अपनी पेस के हिसाब से अपना काम करती हैं। इसमें एग्जांपल लो, सपोज ट्रिप सर्विस ने एक इवेंट पब्लिश किया, नोटिफिकेशन सर्विस ने वो इवेंट सुना, नोटिफिकेशन सर्विस स्लो थी, ट्रिप सर्विस अपना काम किया, मूव हो गई, नोटिफिकेशन सर्विस अपनी स्पीड के हिसाब से वो इवेंट पब्लिश करती है। बेसिकली हर सर्विस यहाँ पे, हर कंज्यूमर हमारी जो सर्विस होती है वो अपना एक ऑफसेट मेंटेन करता है पर टॉपिक भी उसने कितना इवेंट पब्लिश किया है। अगर बाय चांस सपोज ट्रिप सर्विस ने 10 मैसेजेस पब्लिश किए, नोटिफिकेशन सर्विस ने 8 मैसेजेस रीड किए एंड इसके बाद वो क्रैश हो गया, तो एक ऑफसेट मेंशन करेगा अपना 8 मैसेज पे भी इसने 8 तक रीड कर लिया है। जब भी नोटिफिकेशन सर्विस दोबारा स्टार्ट होगी तो वो 9th मैसेज से दोबारा कंज्यूम करेगी। एंड दैट्स हाउ द काफका वर्क। वन मोर थिंग अबाउट काफका इज दैट हर टॉपिक एक मल्टीपल पार्टीशंस में डिवाइड होता है। लेट्स से ड्राइवर लोकेशंस टॉपिक हमारा 100 पार्टीशंस में डिवाइड है। हर पार्टीशन एक ऑर्डर्ड इम्यूटेबल अपेंड ओनली लॉग होती है, मतलब जिस ऑर्डर में मैसेज आएंगे उसी ऑर्डर में स्टोर होंगे। इम्यूटेबल मतलब हम मैसेजेस को चेंज नहीं कर सकते। अपेंड ओनली लॉग मतलब सिर्फ हम उसको ऐड कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते। हर कंज्यूमर अपनी पेज से मैसेजेस को रीड करता है, जस्ट लाइक द ऑफसेट इट फॉलोज द कंसेप्ट ऑफ द बैक प्रेशर। एंड वन मोर थिंग, काफका एक हिस्ट्री स्टोर करता है मैसेजेस की। हम उसको एक टाइम के लिए मैसेजेस को स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो प्रोसेस हो गए फिर भी हम उसको डिस्क में या किसी भी जगह पे उसको स्टोर करके रख सकते हैं। सपोज हमने कुछ चेंज किया, जो हमारी स्टोरी, सपोज हमने नोटिफिकेशन सर्विस को चेंज किया, ड्राइवर लोकेशन टॉपिक को लेट्स से हमने फ्रॉड डिटेक्शन सर्विस में कुछ चेंज किया एंड हमने ओल्ड जो हिस्टोरिकल मैसेजेस हैं उनको प्रोसेस करना है। तो हम जो हिस्टोरिकल मैसेजेस हैं जो हमने स्टोर किए हुए हैं, जो हमने नई सर्विस चेंज की है, वो उनको भी प्रोसेस कर सकते हैं। एंड दैट्स हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। तो इस कंसेप्ट को बहुत जगह पे फॉलो किया जाता है व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्शन। उबर ने ना अपना कस्टम एक टूल बिल्ड किया है, दैट्स यू रेप्लिकेटर। इसका पर्पस क्या है भी, ये काफका के मैसेजेस को ना रेप्लिकेट करता है 3 डेटा सेंटर्स में सेम टाइम पे। इनके 3 डेटा सेंटर्स हैं, मुंबई, लंदन और सैन फ्रांसिस्को में। सपोज अगर मुंबई वाले डेटा सेंटर में कुछ इशू आता है बट हमारा लंदन और सैन फ्रांसिस्को वाला डेटा सेंटर अभी भी सही से चल रहा है एंड काफका के जो हमारे इवेंट्स थे वहां स्टोर है, एंड इफ नीड हम वहां से भी उनको इवेंट्स को ला सकते हैं। नो मैटर लेटेंसी इशू आएगा बट हमारा सिस्टम अभी भी अप है। बेसिकली एज अ रोल ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपर, जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में काम करते हैं तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भी हमारे सिस्टम में कभी भी कंप्लीट आउटेज ना हो। पार्शियल आउटेजेस ये थोड़ी बहुत चलती रहती हैं एंड ये होता रहता है। तो अब थोड़ी डिटेल में समझते हैं व्हाई वी प्रेफर काफका और द डायरेक्ट एपीआई कॉल्स। फर्स्ट इज डीकपलिंग। हमने देखा था सर्विसेज बात नहीं कर रही, बेसिकली हमारी सर्विसेज डीकपल है। ये हमारी सर्विस को नहीं पता भी, बेसिकली हमारे प्रोड्यूसर्स को नहीं पता भी हमारे कौन कौन से कंज्यूमर उस इवेंट्स को रीड कर रहे हैं एंड अपना काम कर रहे हैं। प्रोड्यूसर जस्ट इवेंट पब्लिश करता है एंड आगे बढ़ता है एंड अपना काम करता है। कंज्यूमर अपनी पेज से उस इवेंट को सुनेंगे एंड अपना काम करेंगे। दैट्स प्रॉपर डीकपलिंग एंड काफका की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सेकंड इज ड्यूरेबिलिटी। मैसेज क्या होते हैं हमारे, लॉस्ट नहीं होते। हम मैसेजेस को डिस्क में राइट करते हैं एंड ओवर द 3 डेटा सेंटर्स में रेप्लिकेट करते हैं, एंड इससे क्या होता है कंज्यूमर वेट भी करता है। इवन इफ देखो, लेट्स एन एग्जांपल, हमारा कंज्यूमर डाउन हो गया तो वो ऑफसेट के उसी से स्टार्ट करेगा जहां से वो स्टार्ट ब्रोक हुआ था। लेट्स से जो हमने प्रीवियस एग्जांपल पढ़ी थी भाई, लोकेशन सर्विस ने 10 मैसेजेस पब्लिश किए एंड नोटिफिकेशन सर्विस ने 8 रीड कर लिए। अब वो 9th पे रीड करने से पहले ही क्रैश हो गई। अब वो जब भी दोबारा अप होगी वो 9th मैसेज से स्टार्ट करेगी, अपने 8th मैसेज पे एक ऑफसेट मेंटेन करेगी भी मैंने यहाँ पे अपना काम छोड़ा था, तो आगे से ही काम स्टार्ट करेगी, स्टार्ट से अपना काम स्टार्ट नहीं करेगी। दैट्स ड्यूरेबिलिटी। सेकंड इज हम मैसेज को रिप्ले कर सकते हैं, काफका प्रोवाइड्स रिप्ले फंक्शनैलिटी आउट ऑफ द बॉक्स। थर्ड इज बैक प्रेशर, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। कंज्यूमर अपनी पेज से ही इवेंट्स को रीड करेगा, प्रोड्यूसर की पेज पे डिपेंड नहीं करेगा। बैक प्रेशर में बहुत मेन कंसेप्ट है।
लेट्स टेक एन एग्जांपल। देखो, अगर हमारा प्रोड्यूसर मैसेज प्रोड्यूस ही किए जा रहा है, काफका से नहीं रीड कर, कंज्यूमर अपनी पेज से रीड नहीं कर रहा, तो कंज्यूमर क्या हो सकता है, ओवरलोड हो सकता है, एंड इस वजह से कंज्यूमर हमारा डाउन ही रहेगा। इस वजह से बैक प्रेशर कंसेप्ट इज इंटायरली नेसेसरी काफका के लिए, कि कंज्यूमर अपनी पेज से ही नीड करे, प्रोड्यूसर की पेज से उसको कोई मतलब नहीं है। काफका के मैसेजेस हम स्टोर करेंगे, कंज्यूमर ऑफसेट मेंटेन करेगा, अपनी पेज से रीड करेगा। Let's talk about scalability and reliability. The most asked interview question. उबर में कौन सा डेटाबेस यूज होता है? द आंसर इज मल्टीपल डेटाबेसेस है, कोई फिक्स डेटाबेस नहीं है। बेसिकली रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डेटाबेस यूज होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सपोज मैं कोई भी सिस्टम बिल्ड कर रहा हूँ, आई विल से मेरा पोस्टग्रेस ही फेवरेट है, मैं इसके अलावा कोई डेटाबेस यूज नहीं करूंगा, इट्स अ वेरी बैड प्रैक्टिस। तो देखते हैं उबर में कौन से डेटाबेस किस चीज के लिए यूज होते हैं। फर्स्ट इज रेडिस क्लस्टर। इसमें हम ड्राइवर की लोकेशन मेंटेन करते हैं, सेशन कैश मेंटेन करते हैं, बिकॉज ये इन मेमोरी है, इसका रिस्पॉन्स टाइम लेस देन 1 मिली सेकेंड है, एंड ये एटॉमिक ऑपरेशंस भी सपोर्ट करता है। सेकंड इज माई एसक्यूएल। बेसिकली इट्स यूज विद स्कीमालेस डेटाबेसेस और नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। इसमें हम ट्रिप्स की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, यूजर्स बिलिंग के रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज माई एसक्यूएल ऐसी ट्रांजेक्शन देता है, एंड उबर ने इन डेटाबेसेस के ऊपर एक अपनी कस्टम शार्डिंग लेयर भी बिल्ड की हुई है। थर्ड इज कैसेंड्रा। इसमें हम स्टोर करते हैं जीपीएस, हमारी पिंग्स होती हैं, टाइम सीरीज डेटा, बेसिकली जो हमारा राइट हैवी डेटा होता है, हम उसको कैसेंड्रा में स्टोर करते हैं, बिकॉज इट सपोर्ट्स द लीनियर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एज वेल। थर्ड इज पोस्टग्रेस एसक्यूएल, सॉरी, अदर इज फोर्थ इज पोस्टग्रेस एसक्यूएल। इसमें हम स्टोर करते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ऑडिट लॉग्स। अब देखो, इसमें आप सोचना चाहिए भी हम माईएसक्यूएल यूज कर रहे हैं और पोस्टग्रेस यूज कर रहे हैं, ऐसी ट्रांजेक्शन दोनों देते हैं। बस द पोस्टग्रेस क्या आता है, हमें दो फंक्शनैलिटीज बहुत अच्छी देता है। फर्स्ट इज पोस्टग्रेस प्रोवाइड्स द फंक्शनैलिटी ऑफ मल्टी व्यू कॉन्करेंसी कंट्रोल, इट्स एमवीसीसी। बेसिकली इसमें क्या होता है, भी जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसको पहले एक डब्ल्यूएल फाइल में लिखा जाता है, ताकि वो ऑपरेशन लॉस्ट ना हो। सेकंड इज पोस्टग्रेस सपोर्ट्स द जेसन भी। बेसिकली हम उसको इंडेक्सिंग कर सकते हैं पोस्ट जीआईएस फॉर द जियो एप्लीकेशन, जो माईएसक्यूएल में ये फंक्शनैलिटी नहीं होती। थर्ड इज इलास्टिक सर्च। हमें जब ड्राइवर सर्च करना है, हमें जब लॉग सर्च करने हैं, फुल टेक्स्ट सर्च की बजाय हम इलास्टिक सर्च को यूज कर सकते हैं। बेसिकली फुल टेबल स्कैन की बजाय इलास्टिक सर्च को यूज कर सकते हैं, ये इंटरनली इन्वर्टेड इंडेक्स यूज करता है। द लास्ट इज एस3 ऑब्जेक्ट स्टोरेज। इसमें हम अपनी जीपीएस पॉली लाइन से इनकोडेड पॉली लाइन जो हमने देखा था, एक राउट स्टोर कर सकते हैं, प्रोफाइल पिक्चर स्टोर कर सकते हैं। ये चीप है एंड इट स्टोर्स अनलिमिटेड डाटा। अभी क्वेश्चन इज चीप क्यों है, इफ यू नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कंप्यूट एंड स्टोरेज सेपरेशन, आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे। डिस्कस सम रिलायबिलिटी पैटर्न्स। फर्स्ट इज सर्किट ब्रेकर पैटर्न। ये रिलायबिलिटी पैटर्न्स का बैकबोन है। एक सिनेरियो इमेजिन करो, विदाउट सर्किट ब्रेकर पैटर्न हमारी पेमेंट सर्विस है, ये डाउन है, इस पर रिक्वेस्ट आए ही जा रही हैं, आए ही जा रही हैं, एंड ये रिक्वेस्ट स्टक हो रही हैं। अब जो हमारी रिक्वेस्ट स्टक हो रखी है वो एक थ्रेड कंज्यूम करेगी, एंड जब हमारे बहुत ज्यादा थ्रेड कंज्यूम हो जाएंगे तो हमारी अदर सर्विसेज स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगी, दिस लीड्स टू अ कैस्केड फेलियर। इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करता है सर्किट ब्रेकर पैटर्न। ये क्या करता है, लेट्स से हमारी पेमेंट सर्विस पे 5 रिक्वेस्ट कॉन्टिन्यूसली फेल हो गई, हमारा सर्किट ट्रिप होता है, हमारा सर्किट ओपन हो जाता है। ये 30 सेकंड्स के लिए कोई भी रिक्वेस्ट पेमेंट सर्विस पे राउट नहीं करता, जो भी रिक्वेस्ट आती है उनको एक फॉल बैक रिस्पॉन्स रिटर्न होता है। जब भी 30 सेकंड्स बाद एक टेस्ट रिक्वेस्ट जाती है पेमेंट सर्विस के लिए, वो 30 सेकंड्स के बाद हमारा सर्किट हाफ ओपन होता है इंस्टेड ऑफ कंप्लीट ओपन। टेस्ट रिक्वेस्ट जाती है, अगर पेमेंट सर्विस फिर भी रिस्पॉन्स नहीं कर सकती, हमारा सर्किट फिर ट्रिप होता है, कंप्लीटली ओपन हो जाता है, फॉल बैक रिस्पॉन्स रिटर्न होगा। जब तक ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा, जब तक हमारी पेमेंट सर्विस एक बेसिकली अच्छा रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं कर देती, उसको रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं मिल जाता हमारे सर्किट को टेस्ट रिक्वेस्ट पे, एंड दैट्स हाउ इट प्रिवेंट्स द कैस्केड फेलियर। Next is CQRS and event sourcing. CQRS stands for Command Query Responsibility Segregation. इसमें क्या होता है, जो हमारी राइट रिक्वेस्ट होती है, जैसे क्रिएट ट्रिप और अपडेट स्टेटस, ये राइट रिक्वेस्ट है, इसको हम अलग सर्विस में रखते हैं। जो हमारी रीड रिक्वेस्ट है, गेट ट्रिप स्टेटस और ड्राइवर हिस्ट्री जैसे, इसको हम अलग सर्विस में रखते हैं। यहाँ कंसेप्ट आता है नॉर्मलाइजेशन का, जो हमने ओएस में पढ़ा हुआ है। और इसमें क्या होता है, देखो, जो हमारे राइट डेटाबेसेस होते हैं वो जनरली आर नॉर्मलाइज्ड, और आपको याद हो, नॉर्मलाइजेशन की 3 फॉर्म्स होती थी, 1NF, 2NF, 3NF, VCNF। तो यहाँ वो इंप्लीमेंट होती हैं। हमारे राइट डेटाबेसेस होते हैं वो ऑफन नॉर्मलाइज्ड होते हैं, जो हमारे रीड डेटाबेसेस होते हैं वो ऑफन डीनॉर्मलाइज्ड होते हैं। अगर आपने एसक्यूएल में व्यूज के बारे में पढ़ा हो, राइट रिक्वेस्ट वाया काफका जाती है, तो उसको रीड ऑप्टिमाइज्ड व्यूज में कन्वर्ट किया जाता है। इट्स लाइक, इसको ऐसे समझो, दो हमें राइट रिक्वेस्ट में हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, तो वी विल गो फॉर द नॉर्मलाइजेशन। जो हमारी रीड रिक्वेस्ट है उसमें हमें स्पीड चाहिए, तो इसलिए वी गो फॉर द नॉट डीनॉर्मलाइज्ड डेटाबेसेस, बिकॉज जो हमारी रीड रिक्वेस्ट होती हैं वो राइट रिक्वेस्ट से 100 टाइम्स ज्यादा आती हैं एज इन द नॉर्मल सिनेरियोस।
द थर्ड इज मल्टी रीजन एक्टिव एक्टिव, जो हमने अभी यूर एप्लीकेटर में पढ़ा था, अभी जो सी रिक्वेस्ट है वो तीन जो हमारे वो थे डाटा सेंटर्स वहाँ रेप्लिकेट होगी, मुंबई में था, लंदन में था, सैन फ्रांसिस्को में था। एंड वन मोर थिंग, जो हमारी रिक्वेस्ट है वो एक्चुअली कॉन्टिनेंट क्रॉस नहीं करेगी। मुंबई के राउटर की रिक्वेस्ट जो होती है, इंडिया के राइडर की रिक्वेस्ट वो मुंबई वाले डेटा सेंटर पे जाएगी और कॉन्टिनेंट क्रॉस करके वहां नहीं जाएगी बेसिकली। एंड हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइक, जो हमारा लास्ट राइट होगा, सपोज हम एक सेम आईडी में मल्टीपल राइट कर रहे हैं, द लास्ट राइट मीन्स बिकॉज इट यूजेस द वेक्टर क्लॉक। द लास्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज ऑब्जर्वेबिलिटी स्टैक। देखो, अगर आप माइक्रो सर्विसेज में काम कर रहे हो एंड आप ऑब्जर्वेबिलिटी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग। ऑब्जर्वेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बिना पता ही नहीं लगेगा भी हमारी कौन सी रिक्वेस्ट किस सर्विस में कितना टाइम ले रही है, हमारी रिक्वेस्ट का राउट क्या है, कौन सी सर्विसेज में कैसे ट्रेवल कर रही है। इसलिए इट्स वेरी इंप्लीमेंट टू द ऑब्जर्वेबिलिटी। फॉर दिस वी यूज द डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग। अगर आप बात कर रहे हो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में, इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट कंसेप्ट। इसमें क्या होता है, हमारी रिक्वेस्ट के आगे ट्रेस आईडी लगा लेते हैं, तो ये मल्टीपल सर्विसेज में हमारी ट्रेस आईडी कॉमन रहती है। एंड बाई यूजिंग द ट्रेस आईडी, इसके ऊपर इलास्टिक सर्च से हम सर्च कर सकते हैं एंड देन वी फाइंड व्हाट द रूट ऑफ द रिक्वेस्ट, कैसे गई, एक सर्विस में कितना टाइम लगा। बेसिकली लॉग सर्चिंग के लिए हम इलास्टिक सर्च यूज करते थे एंड हेयर हम उसको यूज कर सकते हैं। द थर्ड इज बेसिकली प्रोमीथियस एंड ऑल चीज चीजें इंप्लीमेंट होती हैं, पेज ड्यूटी इंप्लीमेंट होता है। तो आई थिंक दैट्स इट आई वांट टू शेयर फॉर दिस वीडियो। एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट भी, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। ऐसी वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ट्यून, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी।